आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे ACL की ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इंजरी को आप घर में ही बैठे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे कई मरीजों का ACL इंजरी कभी भी ठीक नहीं हो पाता और उन्हें अंततः ऑपरेशन कराना पड़ता है, और ऑपरेशन के बाद भी उनका जो कॉन्फिडेंस है, जैसे वो पहले चलने में कॉन्फिडेंस महसूस करते थे, सीढ़ी चढ़ने में जैसे कॉन्फिडेंस महसूस करते थे, वो कभी भी वापस नहीं आ पाता है। जैसा कि मैंने बताया, आज मैं सिर्फ ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इंजरी के ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी ग्रेड में आपको ऑपरेशन कराना चाहिए, कौन सी ग्रेड में ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, या ऑपरेशन से पहले हमें किन किन बातों का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए लिंक पे क्लिक करें। इसमें से आपका एक वीडियो खुलेगा जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको कब, कैसे, कहाँ सर्जरी करानी चाहिए और कब कब आपको सर्जरी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ACL लिगामेंट का आखिर काम क्या क्या होता है। ACL के मुख्यतः दो काम होते हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो जॉइंट को, जो घुटने का हमारा जॉइंट है, उसे स्टेबल रखना, उसे संतुलित बनाए रखना, उसे अपनी जगह पे रखना। इसका जो दूसरा मुख्य काम होता है वो होता है प्रोप्रिसेप्टिव सिग्नल्स ब्रेन को भेजना। प्रोप्रिसेप्शन का मतलब होता है पोजिशन ऑफ जॉइंट सेंस। पोजिशन ऑफ जॉइंट सेंस मतलब कि आपके दिमाग को निरंतर, कंटिन्यूस पता चलते रहता है कि आपका जो पैर है, जो घुटना है, वो मुड़ा है कि सीधा है। अगर मुड़ा है तो कितना मुड़ा हुआ है, अगर सीधा है तो कितना है, कहीं एबनॉर्मल तरीके से तो मुड़ा हुआ नहीं है। जैसे इसको इस तरह से समझिए कि आप दौड़ रहे हैं और आपको अचानक अपनी दिशा चेंज करनी है। जब आप अपनी दिशा चेंज करेंगे तो आपके घुटने में हल्का सा रोटेशन भी होगा। वो रोटेशन ACL को डैमेज कर सकता है। लेकिन अगर आपका प्रोप्रिसेप्टिव सिस्टम पूरा सही है और कंटिन्यूस आपके दिमाग तक सिग्नल पहुंच रहे हैं, तो ब्रेन क्या करेगा, जब पैर इस तरह से घूम रहा है तो इस साइड की, जो दूसरे साइड की मांसपेशियों को टाइट करके वापस अपनी जगह पे ले आएगा। यही होती है प्रोप्रिसेप्शन की इंपॉर्टेंस। ACL घुटने के लिगामेंट्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट है जो जॉइंट सेंस, जो प्रोप्रिसेप्टिव सिग्नल्स है, वो ब्रेन को भेजता है। अगर आपका ACL डैमेज है, चाहे वो ग्रेड 1 में हो, ग्रेड 2 में हो, चाहे ग्रेड 3 में हो, तो प्रॉपरली आपके जो प्रोप्रिसेप्टिव सिग्नल्स है वो ब्रेन को नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से बार बार पेशेंट को री इंजरी होती रहती है। ब्रेन समझ ही नहीं पाता है कि जॉइंट एक्चुअल है किस जगह पे। अब नॉर्मली तो नहीं मुड़ रहा है, जैसे किसी कोई ग्रेड 1 की ही इंजरी है। ACL के ग्रेड 1 में ऑपरेशन कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रॉपर प्रोप्रिसेप्टिव रिहैबिलिटेशन पेशेंट का नहीं हुआ है और वो सिंपल चल रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते पैर अचानक से थोड़ा सा मुड़ गया, बहुत थोड़ा सा, मामूली सा, तो ब्रेन को वो सिग्नल मिल ही नहीं पाया कि पैर थोड़ा सा एबनॉर्मल मुड़ा, और फिर से तुरंत उसी कारण से ACL में इंजरी हो जाती है। और यही कारण है कि बहुत सारे मरीज जो है ACL की इंजरी से कभी उभर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो मसल स्ट्रेंथनिंग करते हैं, जॉइंट स्ट्रेंथनिंग करते हैं, जिम जाते हैं, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग करते हैं, लेकिन प्रोप्रिसेप्टिव ट्रेनिंग करना वो भूल जाते हैं। प्रोप्रिसेप्शन ACL का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आगे मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि कैसे आप जॉइंट स्ट्रेंथनिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप प्रोप्रिसेप्टिव ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विवेक अरोड़ा है और मैं कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूं। आज मैं आपको ACL ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की इंजरी के पूरे ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, वो भी बहुत ज़्यादा विस्तार से। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक पार्ट रहेगा, जैसे जिसमें मांसपेशियों को मजबूत बनाने का एक पार्ट रहेगा। दूसरा रहेगा प्रोप्रिसेप्टिव ट्रेनिंग, मतलब आप कैसे अपने ब्रेन को, जो सिग्नल्स प्रोप्रिसेप्शन के पहुंचते हैं, उन्हें फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं, रीसिंक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़े से इसके सिम्टम्स के बारे में जानकारी देता हूं। जब भी आपको ACL इंजरी होती है तो सबसे पहले आती है स्वेलिंग, उसके बाद आता है पेन, उसके बाद जो आपका जॉइंट मूवमेंट है, जैसे अगर हम इसको घुटना माने तो आपका पैर या तो पूरा मुड़ेगा नहीं या पूरा सीधा नहीं हो पाएगा, मतलब इसका जो रेंज ऑफ मोशन है वो लिमिटेड हो जाएगा। और अधिक जानकारी सिम्टम्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने जो ACL की सर्जरी कराए या न कराए वो वीडियो डाला है, उसको जरूर आप देख लें। आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ रोक के जाके उस वीडियो को देखें, ताकि ये वीडियो आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आए। तो अब आपको एक सिम्टम्स के बारे में मैंने एक हल्की सी जानकारी दे दी है। ये मैंने इसलिए दी ताकि हम अपने ट्रीटमेंट गोल सेट कर सकें। आप ट्रीटमेंट घर में ही करने वाले हैं, अपना इलाज आप घर में कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस किस दिशा में क्या करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जो सबसे पहला हमारा जो गोल रहेगा वो रहेगा पेन रिडक्शन, कि आपका जो दर्द है घुटने का वो धीरे धीरे कम हो। दूसरा, स्वेलिंग को कम करना, जो आपके पैर में स्वेलिंग आ गई है उसे धीरे धीरे कम किया जाए। तीसरा होगा जो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन है, अगर पैर पूरा सीधा नहीं हो पा रहा है तो उसे पूरा सीधा करना, अगर पूरा मोड़ नहीं पा रहा है तो उसे मोड़ना।
और चौथा होगा स्ट्रेंथनिंग। किसी भी चोट के बाद जो आसपास की मांसपेशियां हैं वो थोड़ी सी वीक पड़ जाती हैं। उसके वीक पड़ने की वजह से जो घुटना है हमारा, जो नी है हमारी, वो और वल्नरेबल हो जाती है दोबारा री इंजरी के लिए। और सबसे आखिरी में हमें करेंगे प्रोप्रिसेप्टिव ट्रेनिंग। अब एक बात मुझे आप सब बताइएगा कि जब भी हमें चोट लगती है, किसी भी, मैं एसीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी जॉइंट में जब हमें चोट लगती है तो हमें सबसे पहली सलाह क्या मिलती है? हमें सबसे पहली सलाह मिलती है कि आप उस हिस्से में बर्फ लगाएं, आइसिंग करें उस हिस्से की। देखिए, ये सब 1980 का विज्ञान है। अभी अभी 2019 में कई रिसर्चेस से पता चला है कि आइस एप्लीकेशन का कोई बहुत विशेष फायदा नहीं है। आइस अगर आप लगाते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो हीलिंग है, जो एसीएल लिगामेंट की हीलिंग है, वो प्रॉपर तरीके से ना हो पाए। अब आइस की वजह से आपको क्या नुकसान होगा और क्या फायदे होंगे, इस वीडियो में बस आपको मैं थोड़ी ही देर में बताने वाला हूं। तो 2019 में हुई रिसर्च से जो पता चला है, उस प्रिंसिपल का नाम है पीस एंड लव प्रिंसिपल। तो पीस एंड लव प्रिंसिपल में सबसे पहले बात करते हैं पीस की। पीस का सबसे पहला वर्ड है पी मतलब प्रोटेक्ट। अगर आपको अभी अभी इंजरी हुई है तो 1 से 3 दिन तक घुटने का सारा मूवमेंट आप बंद कर दें। ना आप घुटने को मोड़ने की कोशिश करें, ना आप घुटने को सीधा करने की कोशिश करें, ना आप उस पर वजन डालें। हो सकता है इस फेस में आपको पता ही ना हो कि आपका एसीएल ही टूटा है या और कोई इंजरी हुई है आपको। कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 दिन के फेस में आप सारे मूवमेंट बंद कर दें घुटने की किसी भी इंजरी में। इससे आपको 3 फायदे होंगे। पहला, तो चोट लगने की वजह से जो इंटरनल ब्लीडिंग चालू हुई है उसे ठीक होने में मदद मिलेगा, वो रुक जाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि जैसे अगर मैं मानता हूं कि आपका एसीएल ही डैमेज हुआ है तो एसीएल के जो दोबारा री इंजरी के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आप मूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं। तीसरा जो फायदा होगा, जो एक मेन प्राइम स्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है उसके अलावा और कोई भी स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेस्ट को बहुत ज्यादा लंबा मत खींचें। अगर आप रेस्ट को ज्यादा लंबा खींचेंगे तो उससे आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, जॉइंट प्रोप्रिसेप्शन सेंस खत्म हो जाएगा। इससे आपके चांसेस, जो रिस्क ऑफ री इंजरी के चांसेस हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। देखिए, ये कोई बेंचमार्क नहीं है 3 दिन। हर इंसान की बॉडी अलग अलग होती है। हो सकता है किसी को 4 दिन का रेस्ट की जरूरत पड़े, किसी को 5 दिन की रेस्ट की जरूरत पड़े। कई केसेस में क्या होता है कि बहुत ज्यादा डीअरेंजमेंट हो जाता है नी में, उस केसेस में आपको 6 दिन का भी रेस्ट ले सकते हैं। अगर उसके बाद आप जाके जब थोड़ी सी स्वेलिंग आपकी सबसाइड हो जाए, थोड़ी सी स्वेलिंग कम हो जाए, तब जाके आप एक एमआरआई कराइए। एमआरआई के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आपको चोट लगी है उसके कम से कम 3 से 4 दिन तक आपको एमआरआई नहीं कराना है, क्योंकि जब आप स्वेलिंग के फेस में एमआरआई कराते हैं तो रिपोर्ट थोड़ी सी मिस इंटरप्रेट हो सकती है अंदर की स्वेलिंग की वजह से। इसलिए पैर को इमोबिलाइज कर लीजिए, थोड़ा सा वेट करिए स्वेलिंग के सबसाइड होने का, और उसके बाद जाके आप अपना एमआरआई कराइए और अपना डायग्नोसिस कंफर्म कीजिए। पीस में पी के बाद आता है ई का मतलब होता है एलिवेट। आप किसी भी सतह पे लेट जाएं और अपने पैर घुटने से लेके एड़ी तक 2 से 3 तकिए लगा के पैर को दिल की हाइट जो आपकी होगी, अगर आप लेटे हुए हैं तो दिल की हाइट पलंग के बराबर होगी, उससे थोड़ा सा ऊपर उठा लें। इससे आपके पैर की सूजन कम होने में मदद मिलेगी। साथ ही जैसे जैसे सूजन कम होगी आपका जो दर्द है वो भी थोड़ा कम होगा। आप एलिवेशन एक साथ 1.5 से 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा तक भी कर सकते हैं। अगर आपको पैर बहुत ज़्यादा ऊपर रखने में थोड़ी तकलीफ हो रही है तो आप आधे घंटे का शेड्यूल बना लीजिए। दिन में 5 से 7 बार भी आप पैर को ऊंचा करके रख सकते हैं। रात को सोने की कोशिश मत करिए, क्योंकि रात को सेंस नहीं रहता है कि हमारा पैर ऊपर है कि नीचे है। इससे पैर के अबनॉर्मल तरीके से मुड़ने का रिस्क बढ़ता है। इसलिए जब आप जाग रहे हो, आप अवेक हो, या कम से कम आपको कोई देखने वाला हो, तभी आप पैर को एलिवेट करके रखें। उसके बाद आता है ए का मतलब होता है अवॉइड ऑल एंटी इन्फ्लामेटरी मोडालिटीज। एंटी इन्फ्लामेटरी मोडालिटीज में सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूंगा आपसे, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है इसमें। कई दवाइयां ऐसी होती हैं जो सूजन को कम करने का काम करती हैं। ये दवाइयां जो है एक बॉडी के जो रिपेयरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। उसमें सबसे पहला नाम होता है स्वेलिंग का, इन्फ्लामेशन का। जब किसी भी जॉइंट में चोट लगती है तो वहां पे सबसे पहले इन्फ्लामेशन चालू होता है। इन्फ्लामेशन बेसिकली बॉडी का एक रिपेयरिंग मैकेनिज्म है, रिपेयरिंग एक्टिविटी है। मैक्रोफेजिक एक्टिविटीज होती हैं। बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वे में नहीं जाना चाहिए मुझे, लेकिन जब भी आपको चोट लगती है तो सूजन होती है। सूजन के साथ कुछ ऐसी मॉलिक्यूल्स, ऐसे तत्व वहाँ पहुँचते हैं जो हीलिंग को प्रमोट करते हैं, हीलिंग को बढ़ाते हैं। अगर आप कोई ऐसे मेडिकेशंस खा रहे हैं जिससे आपकी सूजन रैपिडली कम हो रही है, या फिर जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप बर्फ का इस्तेमाल ना करें, बर्फ से भी, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एक जनरल मान्यता है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है
कि बर्फ लगाने से सूजन कम होती है, लेकिन जैसे आप बर्फ भी लगाते हैं, अगर हम मानते हैं बर्फ लगाते हैं तो सूजन कम होती है, तो सूजन अगर कम हो जाएगी तो आपका जो रिपेयरिंग मैकेनिज्म है वो बीच में अटक जाता है, प्रॉपरली बॉडी उस टिश्यू को ठीक से रिपेयर नहीं कर पाती है। इसीलिए सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी मोडालिटीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको अगर दर्द है तो आप पेन किलर्स खा सकते हैं। पेन किलर्स भी कई टाइप की होती हैं, जिसमें से एक होता है एनेसाइडिज, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये आपको नहीं लेनी है। लेकिन सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स जैसे ट्रेमाडोल, पेन इससे भी कम होगा आपका, लेकिन इससे आपका जो स्वेलिंग है उसमें कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए आज की जो रिसर्चेस हैं उससे ये पता चलता है कि जितनी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी मोडालिटीज़ हैं जो सूजन कम करती हैं, आप उन्हें थोड़ा सा अवॉइड करें। इन सब के बाद आता है सी मतलब कंप्रेस। आप क्रेप बैंडेज या किसी नी कैप के द्वारा अपने जॉइंट को थोड़ा सा कंप्रेस करके रखें, इससे भी आपकी सूजन कम होने में मदद मिलेगी। साथ ही अगर आप थोड़ा बहुत मूवमेंट आपके पैर में सोते वगैरह वक्त हो जाता है तो वो नी कैप या जो क्रेप बैंडेज है उसको काफ़ी हद तक संभाल लेगा, जिससे आपको और इंजरी नहीं हो पाएगी। और पीस का सबसे लास्ट वर्ड होता है ई मतलब एजुकेट, जो फिलहाल मैं आपको कर रहा हूं। अब आती है लव प्रिंसिपल की बारी। लव प्रिंसिपल में जो एल है उसका मतलब होता है लोड। जैसे ही आपकी स्वेलिंग सबसाइड हो जाए, स्वेलिंग आपकी कम हो जाए, बॉडी आपको परमिट करे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करने के लिए इनिशियल के कुछ दिन निकल जाने के बाद, तो आप सबसे पहले अपने दिनचर्या के कामों में वापस जाइए। बस ध्यान दीजिएगा कि शुरुआत में पूरा वजन पैर पे मत डालिएगा, थोड़ा कुछ पकड़ के चलिए। आपको बेसिकली ऑप्टिमल लोडिंग करनी है। जब भी आप ऑप्टिमल लोडिंग करते हैं तो बॉडी एसीएल को या किसी और भी लिगामेंट को बहुत अच्छे से हील कर पाती है। बहुत सारे रिसर्चेस से ये पता चला है कि अगर आप पैसिव अप्रोच अपना रहे हैं ट्रीटमेंट का, पैसिव अप्रोच का मतलब कि आप उसे बांध के रख रहे हैं, कुछ लेट्स से कि फिजियोथेरेपी कहीं पे करा रहे हैं जहाँ पे वो आपको सिर्फ IFT अल्ट्रासाउंड दे रहे हैं, उससे आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना आपको एक्टिव अप्रोच से फायदा होता है। तो एक्टिव अप्रोच के लिए सबसे पहले आप चलना चालू कीजिए। अपने ही घर के अंदर जो आपकी दैनिक दिनचर्या के काम है जो आप नहीं कर रहे थे, उन्हें करना चालू कीजिए। ऑप्टिमल लोडिंग रखिएगा। अगर किसी भी एक्टिविटी से आपका पेन बढ़ता है तो एक्टिविटी को तुरंत बंद कर दीजिएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्क्वाट नहीं करना है, मतलब इंडियन टॉयलेट का यूज नहीं करना है। साथ में जमीन में आलती पालती बैठ मार के नहीं बैठना है फिलहाल, और घुटने को 90 डिग्री से ज्यादा फिलहाल अभी ना बोड़े, उसका भी समय आएगा। एल के बाद आता है ओ मतलब ऑप्टिमिज्म। अपनी सोच को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रखें। आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव सोच आपके ठीक होने की दिशा को पूरी तरह से बदल सकती है। अगर आप अपने आस पड़ोस में ये सुनते हैं कि अरे उनका तो ACL ठीक ही नहीं हुआ या अंत में उन्हें ऑपरेशन कराना ही पड़ गया, उसकी वजह से आप खुद भी डर जाते हैं, तो ये निश्चित मान के चलिएगा कि आपको अंत में ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा या फिर आपको ACL के साथ, इंजरी के साथ ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। आप ब्रेन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के हील होने में। जितना आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे कि हो गया कोई बात नहीं, अब देखा जाएगा, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं, प्रॉपर प्रिवेंशन लेते हैं, बट इसको हमें ठीक करना और ये ठीक होगा भी। तो अगर आप इस अप्रोच के साथ ट्रीटमेंट लेना चालू करेंगे तो आपका ACL पहले से बहुत बेहतर ढंग से भी रिपेयर होगा, साथ ही आपके ठीक होने की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आता है वी मतलब वेस्कुलराइजेशन। वेस्कुलराइजेशन के लिए आप स्टैटिक बाइसाइकिल चला सकते हैं या स्विमिंग कर सकते हैं। वेस्कुलराइजेशन का मतलब होता है कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज, जिसमें कि पूरी बॉडी की हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज करते हैं कि पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो रैपिडली होता है। तो जब पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है तो जो आपका इंजर्ड जॉइंट है उसमें भी आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जितने भी टॉक्सिन्स वहां आपकी चोट के दौरान बन गए हैं, जो ऐसे तत्व जिनको बॉडी निकालना चाह रही है, उनको वो थोड़ी तेजी से निकाल पाएगी, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा हुआ है तो किडनी उसका फिल्ट्रेशन भी बहुत अच्छे से शरीर से कर पाएगी। और अंत में आता है ई का मतलब एक्सरसाइज। जब आपकी बॉडी परमिट करे, स्वेलिंग काफी ज्यादा कम हो चुकी हो आपकी, तब आपको एक्सरसाइजेस चालू करनी है। एक्सरसाइज के बारे में मैंने जैसे बताया आपको कि 2 दिशाओं में रखना है उसे, एक स्ट्रेंथनिंग, दूसरा प्रोप्रिसेप्टिव थेरेपी की ओर, ताकि आपका प्रोप्रिसेप्टिव सेंस जो है फिर से वो डेवलप हो सके और ब्रेन को प्रॉपर सिग्नल भेज सके, जिससे आपकी री इंजरी के चांसेस ना के बराबर हो जाए। होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को मैं फिलहाल 2 पार्ट में बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो एक्सरसाइज जो है मैं अब अगले वीडियो में आपके लिए डालूंगा बहुत जल्दी ही, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाला जो एक्सरसाइज और प्रोप्रिसेप्टिव ट्रेनिंग का जो वीडियो है उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जानकारी ले सकें।